तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाई डिड द पेडलर कंसिडरेट द वर्ल्ड ए रैट ट्रैप? फेरी वाला दुनिया को चूहेदानी क्यों मानता है? जैसे दोस्तों हम लोग भी एक चूहेदानी के अंदर में क्या भाई छुपे हुए, मेरे भाई क्या बोलेंगे सर, हम लोग भी एक पूरी तरह से चूहेदानी में क्या भाई हम लोग छुपे हुए है ना। हम लोग का डेथ होगा, हम लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, तो अभी हम लोग क्या भाई चूहादानी है। तो हमारा जो पेडलर था उन्होंने हमारा पूरा वर्ल्ड को दोस्तों एक चूहादानी क्यों कहा, इसके बारे में आपसे पूछा गया। देखिए मेरा लाडला एकदम सिंपल सिंपल आंसर देना है, एकदम साधारण भाषा में कि द पेडलर कंसिडरेट द होल वर्ल्ड, पूरा दुनिया, होल वर्ल्ड एज ए बिग रैट ट्रैप। पूरी दुनिया क्या भाई फेरी वाला के अनुसार पूरी दुनिया क्या मेरे भाई एक रैट ट्रैप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही रियलाइज दैट इट सॉल पर्पस वाज द स्टेट बेट फॉर पीपल। कहता है दोस्तों कि फेरी वाला पूरी दुनिया को एक बड़ा चूहादानी मानता था, क्योंकि उसे एहसास था कि इसका एकमात्र उद्देश्य लोगों को फंसाना है भाई। नहीं, आज हमारा धरती पे दोस्तों हमें भगवान ने या तो अच्छा कर्म करने के लिए भेजा या तो गलत कर्म करते हैं, तो ही तो हम लोग करते हैं ना भाई। तो मेरे भाई कोई संपत्ति को झपटने के लिए करता है, तो कोई कहता है कि नहीं भाई जब इस दुनिया को छोड़कर जाना है तो फिर क्यों ना हम लोग कर्म कर ले भाई, है ना। तो वही कह रहा है कि द पैडलर कंसिडरेट द होल वर्ल्ड एज अ बिग रैट ट्रैप बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट इट्स सॉल पर्पस वाज टू सी स्टेट बेट फॉर पीपल। कहता है फेरी वाला पूरी दुनिया को एक बड़ा चूहादानी मानता था। क्यों? क्योंकि उससे एहसास था कि इसका एकमात्र उद्देश्य लोगों को फंसाना था। इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था भाई? लोगों को फंसाना था। यह सुख सुविधाएं, धन दौलत, आश्रय और भोजन का लालच को देता है भाई। देखिए आगे क्या कहेगा, इट ऑफर्ड जॉय एंड रिच स्लेटर एंड फूड एंड as soon as anything let himself tempted to touch the bait, it closed on him and everything came to an end। अब थोड़ा सा मेरे दोस्तों यहाँ पे पढ़ने से पहले अब मेरे एक छोटी सी कहानी को समझिए, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मेरे दोस्तों आप लोग देखते होंगे अक्सर जो कोयला फेलते हैं या दोस्तों हमारा कोयला काटते होंगे खदान के नीचे से, तो जैसे जैसे उनको कोयला नजर आता है ना अंदर की तरफ, तो वो दोस्तों वो अंदर की तरफ चले जाते हैं भाई, अंदर की तरफ चले जाते हैं। वो नहीं देखते हैं कि आखिर मैं कितना जमीन के अंदर घुस चुका हूं। क्यों चले जाता भाई? क्योंकि उनको वहां पे ज्यादा कोयला मिल रहा है। यानी मैं बोल सकता हूं कि मनुष्य का लालच है ना भाई क्या है, बुरी बला है। और इधर से अगर मिट्टी धंस गई तो वह व्यक्ति क्या होगा भाई, मर जाएंगे। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि लालच क्या हमारा बुरी बला है। और यही बात हमारा रैट ट्रैप यानी हमारा पैडलर कह रहा है। गौर से सुनेगा, फिर से बता रहा हूं भाई, गौर से सुनेगा। इट ऑफर्ड जॉय एंड रिचेस स्लेटर एंड फूड एंड as soon as anyone left himself tempted to touch the bait, it closed on him and everything come to an end। आगे कहा गया दोस्तों क्या कि यह सुख सुविधा, हमारे पास जो सुख सुविधाएं हैं, धन दौलत, आश्रय और भोजन का लालच देता था, और जैसे ही कोई लालच में आकर उसे छू लेता था यह जाल उसी पर बंदी हो जाता था। जैसे दोस्तों अक्सर हम लोग चूहादानी देखते हुए है ना, चूहादानी पे दोस्तों हम लोग अक्सर जाते हैं और चूहा जैसे ही दोस्तों अंदर घुसते हैं, चूहा जैसे ही दोस्तों अंदर घुसते हैं, चूहा अंदर घुसने के बाद मेरे दोस्तों जो भी खाना खाते हैं इसके बाद वो निकल ही नहीं पाते, यानी खाना के लालच में वो चूहादानी के अंदर में घुस जाते हैं और घुसने के बाद दोस्तों उनका निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। ऐसा ही दोस्तों हम ह्यूमन बींग भी है, हम लोग एक बार दोस्तों अगर हम लोग पूरी तरह से फंस जाएं फिर हम लोग दोबारा इस दुनिया से बाहर नहीं आ पाएंगे, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया कि फेरी वाला ने दुनिया के चूहेदानी क्यों माना। अगला क्वेश्चन, हाउ वाज द थर्ड लेवल एट ए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन डिफरेंट फ्रॉम टू अदर लेवल। अच्छा ग्रैंड सेंट्रल लेवल जो अक्सर बताया जा रहा था दोस्तों कि थर्ड लेवल है भाई, थर्ड लेवल है, लेकिन दोस्तों रियल में हमारे कितना लेवल का था भाई? तो रियल में दोस्तों हमारा 2 लेवल था भाई। कितना? रियल में मेरे दोस्तों हम लोग हमारा 2 लेवल थी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हाउ वाज द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन डिफरेंट फ्रॉम 2 अदर लेवल, यानी ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का तीसरा तल अन्य 2 तलों से किस प्रकार भिन्न था, है ना। अब ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में जो 2 तल्ला था दोस्तों, ये 2 तल्ला की तुलना में ये दोस्तों नीचे वाला तल्ला भिन्न क्या था मेरे दोस्तों, किस प्रकार भिन्न था वही आपसे पूछा गया है।
ध्यान से देखेंगे, ही रूम ऑफ द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज स्मॉलर एंड देयर वेर फेवर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंट्रल वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। देखिए दोस्तों, थर्ड लेवल में क्या था कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के तीसरे तल का कमरा छोटा था। अन्य दो बिल्डिंग की तुलना में दोस्तों, अगर हम लोग तीसरा सेंटर की बात करें, तीसरा बिल्डिंग की बात करें, तो यहाँ का जो कमरा होते थे दोस्तों, बिल्कुल मेरे भाई क्या था, पूरी तरह से छोटा छोटा कमरा होता था। ठीक है, छोटा छोटा कमरा था, वहाँ टिकट, खिड़कियां और ट्रेन गेट कम थे तथा केंद्र में स्थित सूचना बूथ लकड़ी का बना हुआ था। और जहाँ पे दोस्तों हम लोगों का सूचना बूथ होता है, जैसे नहीं भाई हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन संख्या 246 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। तो यात्रीगण सारा व्यक्ति जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से उठकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चले जाए, बोलते हैं या नहीं। तो वही कह रहा है कि सूचना बूथ, जहां पे दोस्तों हमारा रेलवे स्टेशन में पूछताछ होती है ना, उसी जगह में दोस्तों हमारे क्या था, लकड़ी का बना हुआ था बूथ काउंटर। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे आगे क्या कहता है मेरे भाई, कि इट वाज आल्सो डिफरेंट इन द सेंस दैट द प्लेस यूज्ड डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्स कंपेयर्ड टू द टू अदर लेवल। आगे कहता है मेरे भाई क्या, कि यह इस मायने में भी अलग था कि यहाँ अन्य दो तल्लों की तुलना में अलग प्रकार के नोट का उपयोग था। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे दोस्तों दो तल्ला बिल्डिंग में जो नोट चल रहा था, गौर से सुनिएगा, दो तल्ला बिल्डिंग में जो नोट चल रहा था, ये नोट दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे नहीं चल रहा है भाई, यहाँ पे कुछ और नोट चल रही है भाई, ऐसा ही कहा गया। इसी प्रकार दोस्तों हमारा क्या था भाई, भिन्न था। हमारा दो तल्ला बिल्डिंग की तुलना में तीसरा तल्ला बिल्डिंग का जो रूम था, कमरा था, वो बहुत ही वेरी स्मॉल था। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ की जो बूथ थी, बूथ जहाँ पे पूछताछ होती है, सूचना बूथ जिसे बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बूथ जिसे हम लोग बोलते हैं, ये पूरी की तरह लकड़ी का बना हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे इंड पोजीशन में ये कहा गया है कि यहाँ दो प्रकार के पैसा चलते थे, यानी ऊपर दो तल्ला में अलग पैसा और नीचे का बिल्डिंग में अलग पैसा। ठीक है, तो ये था सर आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन, जो मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, हाउ वुड ए मोमेंट ऑफ कीपिंग क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट चेंज द लाइफ ऑफ दोज इंगेज्ड इन वार। अच्छा, कवि के अनुसार चुप रहने का एक क्षण युद्धों में लगे लोगों के जीवन कैसे बदल गया। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, हमारे कीपिंग क्वाइट पब्लो नेरुदा बताते हैं कि मैं 12 तक काउंट कर रहा हूँ, मैं 12 तक मैं काउंट कर रहा हूँ, और काउंट करने के बाद आप लोगों को पूरा शांत रहना है। ठीक है, तो कहा उन्होंने कि देखो जो युद्ध कर रहा है वह युद्ध को अगर रोक दे तो क्या होगा, है ना। वही कह रहा है कि कवि के अनुसार चुप रहने का एक क्षण युद्धों में लगे लोगों के जीवन को कैसे बदल देगा, इसके बारे में आपसे पूछा गया भाई। एकदम सिंपल सा भाई, गौर से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार, द वंस एंगेज्ड इन वार वुड, यानी दोस्तों युद्ध में लगे लोग क्षण भर के दूसरे, फॉर ए मोमेंट सेट असाइड देयर hatred toward the other group and express the sense of brotherhood। कहता है दोस्तों कि युद्ध में लगे लोग क्षण भर के लिए दूसरे समूह के प्रति अपने घृणा को भूलकर भाईचारे की भावना को प्रकट करते हैं। नहीं, हमारा पब्लो नेरुदा ने कहा था कि हमारा जैसे ही हमारा भारत काउंट होगी, पूरी दुनिया शांत होगी, सोचो वो घड़ी क्या होगा जब हमारा पूरी तरह से युद्ध करने वाले शांत रहेंगे। शांत के दौरान दोस्तों वो भाईचारा का, ब्रदरहुड का क्या करेंगे, भावना प्रकट करेंगे। समझ रहे भाई। चलिए भाई आगे देखिए, दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, और जो खून से लथपथ जो ड्रेस है, ये ड्रेस को खोल करके जब वो दोस्तों व्हाइट ड्रेस पहनेंगे, इन्हें साफ सुथरा कपड़ा पहनेंगे, सोचो कितनी मोहब्बत होगी, है ना। वही कह रहे हैं कि दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर इन द स्टेट्स डूइंग नथिंग। आगे कहता है दोस्तों क्या, थोड़ा गौर से सुनेगा तो आप सभी को दोस्तों मजा आएगा। कहता है दोस्तों वे साफ कपड़े पहनकर अपने साथियों के साथ छाया में टहलते थे और कुछ नहीं करते थे। अब जो युद्ध कर रहा है, जैसे दोस्तों मैं और आलिसा भी युद्ध कर रहा हूं, मैं और आलिसा युद्ध कर रहा हूं, अब हम दोनों को 12 तक काउंट कर रहा है पब्लो नेरुदा, हम दोनों क्या हो रहे हैं भाई, दोनों क्या हो रहे हैं, हम लोग साइड हो जा रहे हैं, और साइड होने के बाद हम लोग भाईचारा का क्या कर रहे हैं भाई, भावना प्रकट कर रहे हैं, भाईचारा अपना रहे हैं, ब्रदरहुड अपना रहे हैं। और इसके बाद
जब हम लोग का हमारे जो बॉडी में जब ब्लड लगा हुआ है, ये ब्लड को दोस्तों जब हम लोग खोल देते हैं भाई, ये ब्लड लगा हुआ कपड़ा को जब हम लोग खोल देते हैं और साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं और जब एक छाया में टहलते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि सोचो वो घड़ी कितना प्यारा होगा जब हम लोग युद्ध को छोड़कर एक साथ अभी घूम रहे हैं। समझ रहे मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट था भाई ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई, उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, पूछा गया है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक, हेल्प द राइटर, राइटर मतलब हमारा विलियम डोगलस, टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर ऑफ स्विमिंग पूल इन द स्टोरी डीप वाटर। अच्छा, कहानी डीप वाटर में प्रशिक्षक ने लेखक को तैरने के डर से उबरने में कैसे मदद किया। यानी सीधा सीधा इस क्वेश्चन का मकसद है कि आखिरकार हमारा इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक ने कैसे करके हमारा विलियम डोगलस को एक तैराकी बना दिया है। मैंने आप लोगों को बहुत ही प्यारा तरीके से दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हमारा प्रशिक्षक ने यह वादा किया था कि मैं सप्ताह में 1 घंटा आपके पास आऊंगा। कितना मेरे भाई? 1 घंटा में आपके पास आऊंगा, सप्ताह में मैं 5 दिन आऊंगा और मेरे दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से सिखाते गए हैं। इसके बाद क्या कर दिए भाई? कमर में एक बेल्ट बांध दिए। क्या करे भाई? कमर में एक बेल्ट बांध दिए। बेल्ट बांधने के बाद उस दोस्तों बेल्ट से रोप लगा दिए। रोप का मतलब क्या था भाई? हमारा रस्सी बांध दिए और रस्सी बांधने के बाद उसे दोस्तों जब वो इस तरह से तैरने के लिए जब जाते हैं पानी में, जब उनको लगता है कि अब हम ये डूबने वाला है, तो मेरे दोस्तों इंस्ट्रक्टर जो प्रशिक्षण थे वो क्या करते थे भाई? रस्सी को खींच लेते थे ताकि उसे डूबने से बचाते थे। फिर वो जैसे तैरने के लिए जाते थे ना भाई, जैसे तैरने के लिए जाते तो रस्सी को ढीला छोड़ते थे। ठीक है, आइए, द इंस्ट्रक्टर यूज्ड वेरियस मेथड टू हेल्प द राइटर ओवरकम हिज फियर ऑफ स्विमिंग। कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, कहा गया मेरे भाई कि प्रशिक्षक ने लेखक को तैराकी के डर से उबरने में मदद करने के लिए कई तरीके अपनाए। कई तरीका उन्होंने क्या किया है? अपनाया। जैसे ही पुट ए बेल्ट around him and attach a rope to it that went to throw a pulley that ran on an overhead cable। मैंने आपको अभी बताया कि कमर में सबसे पहले एक पट्टी लगाते थे जिसे हम लोग बेल्ट बोलते हैं, और इस बेल्ट को रॉप से बांध देते थे। क्या मेरे भाई? रॉप। क्या? रॉप ने रस्सी से बांध देते थे। ठीक है, समझिएगा क्या कहता है दोस्तों कि रॉप से बांध देते थे ना। उन्होंने उसके चारों ओर एक बेल्ट बांधी और उसमें एक रस्सी लगाई। याद रखिए, उसमें क्या लगाया भाई? बेल्ट में रस्सी लगाई जो ऊपर लगे केबल पर चलने वाली पुली से होकर गुजरती थी। He held on to the rope when the writer would swimming। आगे कहता है क्या सर? गौर कीजिएगा कि जब लेखक तैरता था तो प्रशिक्षक रस्सी को पकड़ रखते थे। अब दोस्तों जैसे हमारा विलियम डोगलस तैरते थे तो हमारा जो ट्रेनर था, इंस्ट्रक्टर था, वो क्या करते थे भाई? तो बताएंगे सर वो रस्सी को खींचते थे, कभी ढीला छोड़ते थे तो कभी रस्सी को खींचते थे। ठीक है, चलिए, हाँ आइए सर बात करते हैं अगला पॉइंट पे। गौर से सुनिएगा, अगला पॉइंट क्या कहता है कि ही ऑल्सो टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड इनहेल। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा और 3 मार्क्स का आएगा तो आपको इतना ही लिखना है। लेकिन 5 मार्क्स का अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, क्रैश कोर्स, फाउंडेशन कोर्स दोनों को मैं बता चुका हूं। याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को बताया था। बताइए, बताया था नहीं? बताइए भाई, जितने सारे स्टूडेंट्स ने क्रैश कोर्स और फाउंडेशन कोर्स ले चुके हैं, ईमानदारी से बताइए क्या मैंने बताया था या नहीं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या क्या कहता है दोस्तों कि मतलब सांस को छोड़ना और सांस को लेना कैसे दोस्तों उन्होंने सिखाया था, इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, ही ऑल्सो टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड मतलब पानी के अंदर में एंड हेल एक्सहेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल ग्रैंडली ही टर्न एट द राइटर इनटू ए स्विमर। और आगे कहता है क्या दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, कहता है दोस्तों कि प्रशिक्षक रस्सी को पकड़ रखते थे, उन्होंने उसे अपना चेहरा पानी के नीचे रखकर सांस छोड़ने और नाक पर उठकर सांस लेने का भी सिखाया। यानी पानी के अंदर में इस तरह से, पानी के अंदर में भी कैसे नाक को रखना है और पानी के बाहर जब हम लोग नाक को लाते हैं तो कैसे सांस लेना है, इसके बारे में भी दोस्तों हमारे ट्रेनर ने ऑलरेडी सिखाया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, क्रैश कोर्स, फाउंडेशन कोर्स दोनों को। आगे देखिए दोस्तों,
आगे क्या कहता है दोस्तों, धीरे धीरे उन्होंने लेखक को एक कुशल तैराकी बना दिया और फाइनली दोस्तों उन्होंने उनको क्या कर दिया भाई, उन्होंने को फाइनली मेरे दोस्तों याद रखिएगा एक हमारा अच्छा सा तैराकी बना दिए। आप में से कितने सारे बंदे हैं जो तैरना नहीं जानता है? अगर आप तैरना नहीं जानते हैं तो मेरे दोस्तों आप छोड़ दीजिए, क्या आप आर्मी की तैयारी करना है, क्योंकि आर्मी में दोस्तों तैरना आना चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत ही प्यारे तरीके से बताया हूं। अब अगला क्वेश्चन पे आते सर आपका कमला दास से, डिस्क्राइब द चाइल्डहुड फेयर experienced by the poet Kamala Das when she looks at her mother। यानी कवित्री कमला दास को अपनी माँ को देखकर जो बचपन का डर महसूस होता था उसका वर्णन करें। नहीं, मेरे माँ कैसे मुझे खिलाते थे, मेरी माँ कैसे मेरे परवरिश करती थी, आज मेरे माँ का पूरी तरह से डेड बॉडी जैसा दिख रहा है ना। चलिए आइए बात करते सर। द पोएट्स चाइल्डहुड फेयर रिफरेंस टू दैट ऑफ लूजिंग हर मदर्स ए कंपनी। आगे कहता है कि हमारा कवित्री का बचपन का भय अपनी माँ के साथ खोने से संबंधित है। अरे मेरे माँ चली जाएगी, इतना प्यारी सी माँ, अरे जिसके चेहरा पल्स लाइक दिख रहा है, जिसकी चेहरा पूरे झुर्रिया सा पड़ी है ना, मेरी माँ मेरे से दूर चली जाएगी, जब इंतकाल हो जाएगा, जब मेरे मम्मी की मौत हो जाएगी तो मेरे माँ मेरे से दूर चली जाएगी, है ना। ये सोच रहा है कौन दोस्तों, हमारा कवित्री यानी हमारा कमला दास। ठीक है, तो वही कह रहा है कि द पोएट्स चाइल्डहुड फेयर रिफरेंस टू दैट ऑफ लूजिंग हर मदर्स ए कंपनी। ठीक है, यानी कवित्री का बचपन का भाई अपने माँ के साथ खोने से संबंधित है। द पोएट्स स्पीकर अबाउट द पासिंग ऑफ टाइम इन द पोयम। आगे कहता है क्या कविता में कवित्री समय के बीतने की बात करती है, कैसे समय तुरंत बीत जाता है। मेरी माँ जवान थी, मैं बच्चा था, मेरी माँ बूढ़ा हो गया है, बूढ़ी हो चुकी है, मैं जवान हुआ हूँ, एक समय आएगी कि मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगा, मेरा बच्चा क्या हो जाएगी, फिर जवान होगी। मतलब कितना फास्टली हमारा टाइम गुजर रही है ना। आप लोगों को भी दोस्तों लग रहा होगा कि आपका भी समय बहुत फास्ट गुजर रहे हैं। नहीं, पूरे साल भर 364 दिन कैसे पार हो चुका है मुझे पता नहीं चला, बस आज महसूस हो रहा है कि हमारा एग्जाम हमारा 3 तारीख से 4 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। आखिर हम लोग कैसे पढ़ाई करें, समझ रहे बात को, समझ रहे भाई, है ना। तो यही सर हमारा, जब हम लोग समय का सदुपयोग नहीं करते हैं तो हमारे हाथों से यूं ही निकल जाता है हमारा टाइम। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है दोस्तों, सी इज अफियर्ड दैट ही हर फेयर will turn into reality and this makes her feels unhappy and worried at the same time, for her mother has already moved into her old age and is nearing his last day। और कहता है दोस्तों हमारे क्या कि उन्हें डर है कि उनका भाई सच हो जाएगा। अरे भाई मैं सोच रहा कि मेरे मम्मी मुझे छोड़कर चली जाएगी, मुझे डर लग रहा है यार, क्या सच में मेरी मम्मी चली जाएगी, मुझे डर लग रहा है। कौन कह रहा है, हमारा कमला दास। ठीक है, कमला दास कह रही है। आगे कहता है दोस्तों क्या, और इसी कारण वे दुखी और चिंता है। भाई हमारा कमला दास सिर्फ चिंता इसलिए क्योंकि उनके मम्मी बूढ़ी हो चुकी थी, कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी मम्मी इसके हाथों से निकल जाएगी, है ना, क्योंकि उनकी माँ वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुकी है और अपने अंतिम दिनों के करीब है। अंतिम दिन का मतलब मौत का बिल्कुल करीब है, इस कारण से दोस्तों अपने मम्मी को खोने से डर रही थी। कौन, हमारा कमला दास। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द प्रोग्राम ऑन स्टूडेंट ऑन आइस। मैं एक बात बताना चाहूंगा, स्टूडेंट ऑन आइस के बारे में कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए आपको यही लिखना है। भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, स्टूडेंट ऑन आइस, है ना भाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स ऑन आइस, चैप्टर का नाम क्या है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। कोई भी क्वेश्चन आए अगर आपको आंसर नहीं पता है तो यही आंसर डाल देना, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार किया गया है। ठीक है, जैसे देखिए स्टूडेंट्स ऑन आइस इज ए प्रोग्राम हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। कितना सुंदर क्वेश्चन है कि हमारे कार्यक्रम था जिसका नाम था स्टूडेंट ऑन आइस, इस कार्यक्रम का अगर कोई नेतृत्व किया था तो वो था हमारा कैनेडियन का जियोफ ग्रीन नाम का एक लड़का था, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, इट टूक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड and provided them with inspiring educational opportunity which would help them foster a new understanding and respect for the planet। और आगे क्या कहता है मेरे भाई कि इस कार्यक्रम के तहत हाई स्कूल के छात्रों को दुनिया के सुदूर कोने तक ले जाया गया। नहीं, हमारा तमिलनाडु से उठा के
तिसानी दीदी को एकदम अंटार्कटिका पहुंचाया गया। क्या मेरे भाई? अंटार्कटिका पहुंचाया गया। तो नहीं, एक कोने से उठा के, भारत के कोने से उठा के सुदूर क्षेत्र इन अंटार्कटिका, जहां पे इंसान गुमान नहीं कर सकता है, वहां तक पहुंचाया गया एक दोस्तों प्रोग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इस कार्यक्रम के तहत हाई स्कूल के छात्रों को दुनिया के सुदूर कोने तक ले जाया गया और उन्हें प्रेरणादायक शैक्षणिक अवसर प्रदान किए गए, जिससे उन्हें पृथ्वी के प्रति एक नया समझ और सम्मान विकसित हो सके। है ना, हम वहां जाएंगे तो पृथ्वी के बारे में हम लोग नया नया चीज सीखेंगे। बोलते हैं या नहीं भाई? ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है भाई कि जियोफ ग्रीन हैड ए गॉड ट्राइड ऑफ क्रिएटिंग कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिट्राइड रीच कॉरिसिटी सीकर टू अंटार्कटिका एंड हेंस स्टार्टेड दिस प्रोग्राम। आगे कहता है मेरे भाई क्या कि जियोफ ग्रीन मशहूर हस्तियां और सेवानिवृत्त धनी जिज्ञासा लोगों को अंटार्कटिका ले जाते थे। ठीक है, थक जाते, इसलिए उन्हें यह कार्यक्रम शुरू किया। समझ रहे मेरे भाई? ये कार्यक्रम का नेतृत्व किसने किया था? हमारा जियोफ ग्रीन ने किया था। किसने किया था भाई? ठीक है, तो बताएंगे सर हमारा जियोफ ग्रीन ने किया मुझे। ठीक है, चलिए गुरुजी, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यही तो समय है मेरे भाई कमेंट करने का, दबा के कमेंट कीजिए भाई। ठीक है, फिर जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा कमेंट करने का। व्हाट डज एमहेमल से अबाउट द नेचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, या व्हाई वाज ही लिविंग द स्कूल। एमहेमल फ्रेंच भाषा की प्रकृति के बारे में क्या कहता है? वे स्कूल क्यों छोड़ रहे थे भाई? स्कूल क्यों छोड़ रहे थे भाई? क्या उसको शौक लगा था स्कूल छोड़ने का? मिस्टर हेमल का शौक लगा था क्या स्कूल छोड़ने का? नहीं मेरे भाई, शौक नहीं लगा था, है ना, मजबूरी में छोड़ना पड़ा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज मिस्टर हेमल से अबाउट द नेचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच लैंग्वेज भाषा की प्रकृति के बारे में क्या कहता है भाई हमारा कौन? फ्रेंच। सुनिएगा, एमहेमल्स से दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। फ्रेंच ने दो तीन चीज कहा था, गौर से सुनेगा। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो दोस्तों आप लोग पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको पूरा भर मार्क्स मिलेगा। आपको पहला पॉइंट में लिखना है कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट में लिखना है फ्रेंच इज द लॉजिकल लैंग्वेज, है ना। उसके बाद लिखना है तीसरा, फ्रेंच इज द क्लियरेस्ट लैंग्वेज। क्या बोलेंगे सर? फ्रेंच इज द क्लियरेस्ट लैंग्वेज, फ्रेंच इज द लॉजिकल लैंग्वेज, क्लियरेस्ट लैंग्वेज। एंड मेरे दोस्तों क्या बताना भाई, है ना, तो बताएंगे सर फ्रेंच इज द ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लियरेस्ट लैंग्वेज एंड हमारा लॉजिकल लैंग्वेज। ये तीन चीज याद रखेगा। तो मिस्टर हेमल से दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी दोस्तों एम हेमल कहते हैं कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। अब हमारा एम हेमल बताते हैं दोस्तों कि फ्रेंच भाषा दुनिया का हमारा एकमात्र ऐसी भाषा है जो काफी खूबसूरत है। ठीक है, क्या भाई? काफी खूबसूरत है। आगे कहता है इट इज द क्लियरेस्ट लैंग्वेज, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज एंड वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और बताते हैं दोस्तों कि यह सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक है और हमें इसे अपने बीच सही सहेज कर रखना चाहिए, है ना। आगे कहते हैं ही वाज लिविंग द स्कूल बिकॉज ऑन ऑर्डर हैज। अब उन्होंने स्कूल क्यों छोड़ा भाई, ये भी जान लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या कहा उन्होंने स्कूल इसलिए छोड़ा, क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका बर्लिन से ये ऑर्डर आई थी कि फ्रांस के टू सिटीज, दो शहर अल्सिस एंड लॉरेंस में कल से फ्रेंच लैंग्वेज की जगह हमारे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। समझे मेरी बात को? He was leaving the school because an order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine। क्योंकि दोस्तों अल्सिस और लॉरेंस के स्कूल में जर्मनी से ये ऑर्डर आया था कि कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, इसलिए उन्हें स्कूल छोड़ना मजबूर हुआ। याद रखिए दोस्तों। चलिए सर, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों आपका जेमिनी स्टूडियो। ठीक है, हाउ वाज द पीपल रिएक्शन आफ्टर द स्पीच ऑफ द इंग्लिशमैन हु विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, यानी जेमिनी स्टूडियो का दौरा करने वाले अंग्रेज के भाषण के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। अंग्रेज लोग आते थे जेमिनी स्टूडियो में, व्हाट इज योर नेम, व्हिच योर नेम, अरे वाओ टू ट्रू काइंड द लेटेस्ट टू द पीक ऑफ द वर्ल्ड रेड रेप। इस तरह से जब इंग्लिश बोलते थे हमारा कौन भाई, तो बताएंगे सर हमारा इंग्लिशमैन। तो सारे लोगों की प्रतिक्रिया कैसे थी इसके बारे में आपसे पूछा गया।
द इंग्लिशमैन हु विजिटेड जेमिनी स्टूडियो वाज स्टेफन स्पेंडर। याद रखिएगा दोस्तों, हमारा स्टेफन स्पेंडर जो एक हमारा राइटर भी है भाई, है ना, कवि भी है। जेमिनी स्टूडियो में आने वाले अंग्रेजी स्टेफन स्पेंडर थे। कौन था भाई? कई बार पूछा गया कि हमारा आने वाला कौन था, तो बताएंगे स्टेफन स्पेंडर। हमारा कहाँ पे आया था, तो बताएंगे सर हमारे जेमिनी स्टूडियो में विजिट करने वाला पहला अंग्रेज था दोस्तों हमारे स्टेफन स्पेंडर। आफ्टर द स्पीच द पीपल वेयर ऑल डिस्प्लेड इन आउटर बफलेमेंट। आगे कहता है दोस्तों क्या, भाषण के बाद सभी लोग पूरी तरह से अचंभित होकर इस उधर उधर चले गए। नहीं, अचंभित होकर, अंग्रेजों की भाषा हमें समझ में नहीं आ रहा भाई, घंटा समझ में आएगा दोस्तों, जब समझ में नहीं आ रहा तो सब लोग इधर उधर चले गए भाई। सब लोग क्या हो भाई, इधर उधर चले गए। दे हैड नो क्लोज अबाउट द रीजन बिहाइंड एंड इंग्लिश पोएट गिविंग ए स्पीच इन ए फिल्म स्टूडियो दैट मेक तमिल फिल्म सिंपलिस्ट थॉट फॉर पीपल। आगे कहता है दोस्तों उन्होंने क्या, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि एक अंग्रेज कभी तमिल फिल्म के दीवाने लोगों के लिए बने फिल्म स्टूडियो को भाषण क्यों दे रहा है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या हमारा तमिल है ना, तमिल हमारा फिल्म है, अगर तमिल फिल्म में हमारा अंग्रेज भाषण दे रहा है, ये हमें आचकित लगता है भाई, क्या मेरे पास अजीब लगता है। कौन कहता है? हमारा राइटर भाई। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या कहता है। कहता है दोस्तों क्या कि द विजिट रिमाइंड एंड अनएक्सप्लेन्ड मस्टली। कहता है दोस्तों यह दौर एक अनसुलझा रहस्य की बना रही है भाई। तो ये साथ आपका क्वेश्चन 2 सेट दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों तीसरा सेट। ठीक है मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को तीसरा सेट नेक्स्ट वीडियो में बताऊं। क्या आप लोग तैयार है दोस्तों तीसरा सेट देखने के लिए? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ये जो 5 सेट तैयार किया गया है, आंख बंद करके मेरे शेर सरनियों, आप सभी को चाहिए कि ये 5 सेट को कंप्लीटली देख ले।